नमस्कार। आज हम स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर्स एनालिसिस के आधार पर एक ऐसी ब्रीफिंग देखने वाले हैं जो जियोपॉलिटिक्स यानी कि भू राजनीति को देखने का नजरिया ही बदल सकती है। देखिए, ये जानकारी किसी भी नए पॉलिसी एनालिस्ट के लिए समझना बेहद जरूरी है। तो दुनिया की अगली बड़ी पावर स्ट्रगल कहाँ होगी? क्या लगता है, बड़े बड़े देशों के बीच? नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी जगहों पर जहां अक्सर दुनिया की नजर नहीं जाती। यही सवाल आज की जियोपॉलिटिक्स को समझने का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो इस ब्रीफिंग का रोड मैप बिल्कुल साफ है। हम सबसे पहले नए फ्रंटियर्स को समझेंगे, फिर कुछ बहुत जरूरी परिभाषाएं देखेंगे, उसके बाद जो मेन रणनीतिक तर्क हैं उनको परखेंगे और ये भी देखेंगे कि जमीन पर पावर कैसे शिफ्ट हो रही है। और हाँ, आखिर में एक नॉलेज चेक भी होगा ताकि सब कुछ पक्का हो जाए। चलिए, तो फिर सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं, द न्यू फ्रंटियर्स। यहीं पर हम उस नींव को रखेंगे जिस पर हमारी पूरी समझ टिकेगी कि आखिर आज के दौर में इन खास जगहों पर नजर रखना इतना ज्यादा जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, बड़ी शक्तियों की जो पुरानी दुश्मनी है ना, वो अब बदल रही है। लड़ाई अब पूरी दुनिया पर कब्जे की नहीं, बल्कि कुछ खास और अहम इलाकों पर कंट्रोल करने की हो गई है। मतलब जो इन छोटे लेकिन बहुत जरूरी एरिया को समझेगा और कंट्रोल करेगा, असल में वही आगे निकलेगा। अच्छा, अब आते हैं अगले सेक्शन पर, प्रमुख भू राजनैतिक परिभाषाएं। क्योंकि देखिए, सही एनालिसिस के लिए सही शब्दों का मतलब पता होना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी शब्द है जियोपॉलिटिकल निश। अब ये है क्या? समझिए, ये एक ऐसा जियोग्राफिकल या किसी खास मुद्दे से जुड़ा एरिया है जहां गिने चुने देश बहुत ज्यादा रणनीतिक फायदे के लिए होड़ करते हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई चेन या फिर इंडियन ओशन में मौजूद कुछ छोटे लेकिन स्ट्रेटेजिक द्वीप। अगला शब्द है पिवटल चोक पॉइंट। ये जमीन या समुद्र का कोई ऐसा संकरा रास्ता है, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट या पनामा कनाल, जिस पर जिसका कंट्रोल होता है वो पूरी दुनिया के व्यापार और सेना की आवाजाही पर असर डाल सकता है। और तीसरा जरूरी शब्द है रिसोर्स फ्रंटियर। ये वो इलाका है जहां पहले पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी या क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां मौजूद संसाधन जैसे तेल या मिनरल्स बहुत कीमती हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्कटिक, जिसके बारे में हम आगे बात करने ही वाले हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये शब्द समझ चुके हैं, तो हम इस ब्रीफिंग के सबसे अहम एनालिटिकल हिस्से पर आते हैं, मुख्य रणनीतिक तर्क। यहां हम देखेंगे कि इन नीश पर अपना प्रभाव डालने के लिए कौन-कौन से अलग-अलग सिद्धांत अपनाए जाते हैं। इन नीश में कंपटीशन को समझने के लिए दो मेन थ्योरीज हैं जिन्हें हर एनालिस्ट को समझना चाहिए। पहली है द डोमिनो थ्योरी ऑफ निश कंट्रोल और दूसरी द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सैचुरेशन मॉडल। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। डोमिनो थ्योरी, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये मानती है कि एक निश जीतने से दूसरे को जीतने का रास्ता खुलता है, बिल्कुल डोमिनो की तरह। वहीं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मॉडल कहता है कि नहीं, देश बस कुछ चुनिंदा और जरूरी निश पर ही कंट्रोल चाहते हैं ताकि वे अपने इलाके में मजबूत बने रहें। तो एक में हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, तो दूसरे का लक्ष्य स्टेबिलिटी बनाए रखना है। जैसा कि इस एनालिसिस में बहुत अच्छी तरह से कहा गया है, वैश्विक प्रभाव का भविष्य विशाल साम्राज्यों में तय नहीं होगा, बल्कि मुट्ठी भर महत्वपूर्ण रणनीतिक निश के नियंत्रण में तय होगा। ये लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। तो थ्योरी की बात तो बहुत हो गई, अब ये देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। हमारे अगले सेक्शन में हम शक्ति के बदलावों का मानचित्रण करेंगे, और इसके लिए आर्कटिक से बेहतर कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती। तो हमारी केस स्टडी है आर्कटिक का पिघलना। जरा सोचिए, पहले आर्कटिक क्या था? बस एक फ्रोजन बफर जोन, मतलब एक जमी हुई शांत जगह, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिकों के काम करने की एक चौकी। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जब बर्फ पिघलने लगी, तो अब यह एक नौगम्य व्यापार मार्ग और एक विवादित संसाधन फ्रंटियर बन गया है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव है। और इस बदलाव के रणनीतिक नतीजे क्या हैं? जाहिर है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं जो भविष्य के चोक पॉइंट्स बन सकते हैं। वहां मौजूद तेल और गैस के लिए होड़ मच गई है। देशों को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी पड़ रही है, और जो पुराने अंतर्राष्ट्रीय कानून थे वो अब नाकाफी लग रहे हैं। चलिए, अब एक छोटा सा नॉलेज चेक हो जाए। ये बस ये पक्का करने के लिए है कि ब्रीफिंग के जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमें ठीक से समझ आ गए हैं। तो पहला सवाल, इस ब्रीफिंग के आधार पर सोचिए, गहरे समुद्र में माइनिंग के अधिकारों के लिए जो होड़ मची है, उसे कौन सी थ्योरी सबसे अच्छे से समझाती है, डोमिनो या स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? जरा सोचिए। सही जवाब है द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सैचुरेशन मॉडल। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश एक के बाद एक सारे इलाके नहीं जीतना चाहते,
बल्कि वे कुछ खास रिसोर्स से भरपूर एरिया पर कब्जा करके अपनी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पक्की कर रहे हैं और अपने दुश्मनों को वहां से दूर रख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, वो कौन सी दो मेन वजहें हैं जिनकी वजह से आर्कटिक एक शांत निष्क्रिय जगह से एक इतना जरूरी जियोपॉलिटिकल निश बन गया? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। पहली वजह है टेक्नोलॉजी में तरक्की, जैसे बेहतर आइस ब्रेकर शिप्स और खुदाई की तकनीक, और दूसरी क्लाइमेट चेंज यानी बर्फ का पिघलना। इन दोनों ने मिलकर आर्कटिक को ट्रेड और रिसोर्सेज के लिए एक नया मैदान बना दिया है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि एक एनालिस्ट का असली काम किसी छोटे मुद्दे के एक बड़ा ग्लोबल संकट बनने से पहले ही उन उभरते हुए निश की पहचान कर लेना है। और अब मैं आपको इस एक अहम सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं, अगला आर्कटिक कौन है? दुनिया का ऐसा कौन सा सोया हुआ कोना है जो अब जागने वाला है और दुनिया के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदलने वाला है? हो सकता है वो अंटार्कटिका हो या फिर अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट ऑर्बिट्स। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।